नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 और आज का जो हमारा विषय है सामान्य हिंदी के हम इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका पहला भाग है। इस वीडियो में हम जो 15 प्रश्न लेकर आए हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए और सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि शिक्षक भर्ती की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी पद्धति भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए है मॉन्टेसरी, ये आपकी भाषा शिक्षण की पद्धति है। बी दे रखा है किंडरगार्टन, तो ये आपकी भाषा शिक्षण की पद्धति है। सी दे रखा है डेनवाली, ये भी आपकी शिक्षण की पद्धति है। डी ऑप्शन दे रखा है अभिक्रमित अनुदेशन, तो ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है और हमसे प्रश्न में पूछा था भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। क्या कह रहा है प्रश्न? बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? महात्मा गांधी का, मॉन्टेसरी का, फ्रोबेल का या रामचंद्र शुक्ल का? तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह जो मानना था यह महात्मा गांधी का मानना था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन ए महात्मा गांधी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए चारों विकल्प में जो प्रणाली दे रखी है उनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है निगमन प्रणाली, ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है। बी दे रखा है आगमन प्रणाली, ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है। सी दे रखा है अव्याकृति प्रणाली, ये भी आपका व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है। डी ऑप्शन दे रखा है कक्षाभिनय प्रणाली, तो ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो जो पत्रिका का नाम दे रखा है आनंद कादम्बिनी, इस पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो होता है मिर्जापुर से, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगर इसके लेखक की बात की जाए, अगर प्रश्न में हमसे पूछा जाए कि आनंद कादम्बिनी के लेखक कौन है, तो ये भी हमें याद रखना है कि इसके जो लेखक है वो है बद्री नारायण चौधरी। क्या नाम है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमधन ये इसके क्या है? लेखक है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के लेखक कौन है? तो ये याद रखना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन इसके लेखक है और इस पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है? मिर्जापुर से होता है। क्लियर? प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 है, आदिकाल की रचना है, निम्न में से आदिकाल की रचना बताना है। छत्रसाल दशक, ये आदिकाल की रचना नहीं है। ऑप्शन बी दे रखा है अखरावट, ये भी आदिकाल की रचना नहीं है। ऑप्शन सी है दीपशिखा, ये भी आदिकाल की रचना नहीं है। तो आदिकाल की जो रचना है इनमें से कुमार रासो जो है ये आदिकाल की रचना है। राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर रहेगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कुमार रासो इसके रचयिता कौन है, कुमार रासो के रचयिता अगर पूछा जाए तो याद रखना है दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय जो है वो कुमार रासो के रचयिता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना के पश्चात, बी है पूर्व ज्ञान के पश्चात, आदर्श वचन के पश्चात या डी है मौन वचन के पश्चात। तो हिंदी गद्य शिक्षण की जो पाठ्य योजना होती है उसमें उद्देश्य कथन प्रस्तावना के पश्चात आता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए प्रस्तावना के पश्चात बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या कह रहा है प्रश्न? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है व्याख्यान, बी है वाक्य प्रयोग, सी भ्रमण, डी चित्र निर्माण।
तो प्रश्न कह रहा है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? तो ये रहेगा वाक्य प्रयोग, अर्थात बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? क्या कह रहा है प्रश्न? राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1972 में, 1971 में, 1973 में या फिर 1974 में? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1972 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए रहेगा। राइट। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये प्रश्न पूछा गया है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। और कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1968 में। कब दिया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था और ये दिया गया था 1968 में। कौन सी रचना के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था चिदम्बरा। उनकी रचना कौन सी थी? तो चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो प्रश्न के अतिरिक्त मैं बता रहा हूं ये आपको याद होना चाहिए। अगर प्रश्न पूछा जाए कि महादेवी वर्मा को, क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? महादेवी वर्मा को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था। और कौन सी रचना के लिए दिया गया था? तो ये यामा रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था 1982 में। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था प्रथम बार? तो ये मिला था 1978 में। और उनकी कौन सी रचना थी? तो उनकी रचना का नाम था कितनी नावों में कितनी बार। कौन सी रचना थी? कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए अज्ञेय को 1978 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्लियर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है मोक्ष का इच्छुक, बी है मांस रहित भोजन, सी रात्रि में विचरण करने वाला, डी मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष जो होता है उसका अर्थ होता है मांस रहित भोजन, अर्थात बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर बात की जाए रात्रि में विचरण करने वाला, तो रात्रि में विचरण करने वाले को कहा जाता है निशाचर। क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शहद शब्द कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है या फिर आगत शब्द है? तो जो शब्द हमारे पास है वो है शहद। तो शहद शब्द जो है वो आपका आगत शब्द होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है वनिता। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री के अर्थ में, जंगल के अर्थ में, पुस्तक के अर्थ में या व्यवसायी के अर्थ में? तो वनिता का प्रयोग जो होता है वो होता है स्त्री के अर्थ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगर यहाँ बात की जाए वनिता की, तो वनिता के कुछ हम यहाँ पर पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो वनिता का पर्यायवाची शब्द होता है नारी। और क्या हो सकता है? वामा, नारी, वामा। उसके अलावा कांता, नारी, वामा, कांता। ये सारे शब्द क्या है? इसके वनिता शब्द के पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द है? यहाँ लिख देता हूं मैं। ये सारे शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द है। और क्या हो सकते हैं? सुंदरी हो सकता है। सुंदरी शब्द भी वनिता का पर्यायवाची शब्द होगा। और इसके अलावा
प्रमदा शब्द भी इसका पर्यायवाची शब्द होगा। और होगा रमणी, रमणी। उसके अलावा कलत्र, कलत्र, कामिनी, कामिनी। ठीक, तो इस प्रकार से वनिता शब्द के अगर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाए तो नारी, वामा, कांता, सुंदरी, प्रमदा, रमणी, कलत्र और कामिनी, ये सारे क्या है, वनिता शब्द के पर्यायवाची शब्द है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मुकुंद शब्द किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? शिव का, विष्णु का, सूर्य का या कामदेव का? तो मुकुंद शब्द जो है ये विष्णु का पर्याय है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगर विष्णु के पर्यायवाची शब्द देखे जाए तो इसका इनका जो विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा जनार्दन। विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जनार्दन। उसके अलावा क्या हो सकता है? तो उसके अलावा हो सकता है उपेंद्र। उपेंद्र भी विष्णु का पर्यायवाची शब्द रहेगा। उसके अलावा हो सकता है चतुर्भुज। चतुर्भुज भी क्या होगा? आपका विष्णु का पर्यायवाची शब्द होगा। और हो सकता है चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। राइट। उसके बाद और हो सकता है गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज। राइट। तो ये सारे शब्द जो है ये विष्णु शब्द के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। आगे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। काहेरी नलिनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? रैदास, जायसी, कबीर या दादू? तो ये पंक्ति जो दे रखी है, काहेरी नलिनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार है कबीरदास। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि, ऑप्शन बी माटी का फूल, ऑप्शन सी क्षण बोले कण मुस्काए, डी आलोक पर्व। तो इन चारों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह जो होगा वो होगा चिंतामणि। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए क्षण बोले कण मुस्काए, ये किसका निबंध संग्रह है? तो क्षण बोले कण मुस्काए ये जो निबंध संग्रह है ये विष्णु प्रभाकर का निबंध संग्रह है। किनका है? विष्णु प्रभाकर का निबंध संग्रह कौन सा है? तो क्षण बोले कण मुस्काए। अगर आपसे पूछा जाए कि आलोक पर्व, आलोक पर्व निबंध संग्रह किनका है? तो इनके जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके लेखक है। क्लियर। चलिए अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ऑप्शन ए देखते हैं, बारात, बसंत, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बी देखते हैं बरात, ये आपका शुद्ध शब्द है, लेकिन बसंत जो है ये आपका शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से नहीं। सी ऑप्शन देखते हैं, बरात ये आपका शुद्ध है, बसंत ये भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसलिए शुद्ध शब्द युग्म जो होगा वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।